हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज हम पढ़ने वाले हैं ऊर्जा के बारे में। तो जो ऊर्जा होती है वो क्या होती है, कार्य करने की क्षमता होती है। ठीक है, कार्य करने की क्षमता को क्या करते हैं, ऊर्जा कहते हैं। तो इसलिए हमें इसमें पढ़ना है कार्य, ऊर्जा और साथ में सामर्थ्य। ठीक है, यानी कि वर्क, एनर्जी एंड पावर, ये हमें पढ़ना है। तो हम यहाँ से जो कुछ वन लाइनर्स आते हैं, मैं डिटेल में आपको नहीं पढ़ाने वाली हूँ, बस जो वन लाइनर्स यहाँ से आते हैं मैंने उनको लिया है, जो लास्ट ईयर के एग्जाम से पूछे हुए हैं, तो वे वन लाइनर्स मैंने लिए हैं। और साथ में जो न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं मैंने उनको लिया है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले अगर हम बात करें कार्य की, तो कार्य किसे कहते हैं, बल गुणे बल की दिशा में विस्थापन को हम क्या कहते हैं, कार्य कहते हैं। ठीक है, यानी F/S। ठीक है, अब अगर कभी ऐसा हो कि बल जिधर लग रहा है, ठीक है, विस्थापन वहाँ से न हो कि किसी एंगल पे हो जाए। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर हमने कोई वस्तु है, इस पर हमने बल लगाया। ठीक है, तो जो विस्थापन हुआ अगर वह इस बल की दिशा से चेंज हो जाए, ठीक है, एंगल भी बना ले, यहाँ पे कोई एंगल बना ले, तो ठीक है, उसे क्या कहेंगे फिर, तो उसे हम कहते हैं कॉस थीटा। यहाँ पर जो एंगल बनेगा वो थीटा एंगल बना, तो यहाँ पर क्या हो गया, F/S कॉस थीटा। ठीक है, F क्या है, बल है, S क्या है, वहाँ पे विस्थापन है, और बल की दिशा और विस्थापन के बीच का जो कोण है वो क्या है, कॉस थीटा है। ठीक है, तो यहाँ पर कार्य क्या हो गया, बल गुणे विस्थापन। ठीक है, और जब यहाँ पर कोई एंगल बन जाएगा तो क्या है, कॉस थीटा हो जाएगा वहाँ पे। ठीक है, तो F/S कॉस थीटा, ये होता है W का मान। ठीक है, ये सब तो आपको पता ही होगा, बस थोड़ा सा बता रहा है। यह कार्य कैसी राशि है, अदिश राशि है। ठीक है, इसका मान क्या होता है, मात्रक क्या होता है, तो कार्य का मात्रक होता है जूल। अगर 1 न्यूटन का बल लगाने पर कोई वस्तु 1 मीटर तक विस्थापित हो जाए, ठीक है, कोई किसी वस्तु पर बल लगाने पर, कितना बल, 1 न्यूटन बल लगाने पर कोई वस्तु अगर 1 मीटर तक विस्थापित हो जाती है, तो हम कहेंगे कि उसने 1 जूल कार्य किया। ठीक है ना, कार्य कितना हुआ, 1 जूल। अगर 1 न्यूटन बल लगाने पर 1 मीटर तक विस्थापन होता है तो कार्य कितना हुआ, 1 जूल होगा। ठीक है, अब देखिए अगर कॉस थीटा का मान हो जाए 90 डिग्री, ठीक हो, तो कॉस 90 डिग्री का मान क्या होता है, 0 होता है। तो अगर थीटा 0 हो गया, मतलब थीटा अगर 90 डिग्री हो गया तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। और जब 0 को मल्टीप्लाई करेंगे F या S से तो क्या हो जाएगा, वर्क 0 हो जाएगा। इसका मतलब है कि अगर आप कहीं जा रहे हैं, ठीक है, आप कहीं जा रहे हैं और आपने क्या किया, सर पर एक बोझ रखा हुआ है। ठीक है, सर पे एक बोझ रखा हुआ है, तो आपकी दिशा, जो बल की दिशा है वो आपकी इधर है। ठीक है, आपकी विस्थापन की जो दिशा है वो है, विस्थापन आपका इधर हो रहा है, आप इधर जा रहे हैं। ठीक है, और बल आपने कहाँ पर आपका लग रहा है, यहाँ पर। ठीक है, ऊपर से जो बल लग रहा है, आपने जो सामान रखा है उसका बल कहाँ लग रहा है, यहाँ पे लग रहा है। तो अब यहाँ विस्थापन और ये बल, इसकी दिशा का इसमें जो एंगल बना वो क्या हुआ, 90 डिग्री का हो गया। ठीक है, तो अब जो पूरा बल लग रहा है वो तो आपके सिर पे लग रहा है ना, ये जो बल है वो कहाँ लग रहा है, आपके सिर पे लग रहा है, यहाँ पे वस्तु का। और आप जा कहाँ रहे हैं, इस दिशा में जा रहे हैं, तो यहाँ पर एंगल क्या हुआ है, 90 डिग्री का हो गया। तो इसे कार्य नहीं माना जाएगा। ठीक है, कार्य कब माना जाएगा, कि जब सामान यहाँ हो, ठीक है, बल आप यहाँ लगा रहे हो, विस्थापन भी इधर हो, या फिर मान लो थोड़ा सा इधर उधर चला जाए, विस्थापन जो बल है वो यहाँ चला जाए, यहाँ चला जाए। ठीक है, मतलब 90 डिग्री ना हो, उसके सिवा अगर कुछ भी होगा तो यहाँ पर क्या होगा, वह यहाँ पर बल लगेगा। ठीक है, तो अगर 90 डिग्री हो गया, जो कॉस थीटा है उसका मान अगर 90 डिग्री हो गया तो वर्क क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अच्छा ठीक है, ऐसे ही अगर विस्थापन ही ना हो, आप यहाँ पर कितना भी भारी सामान लेके कहीं पर खड़े रहें, एक जगह पर अगर आप खड़े हैं, भार तो है ही यहाँ पर, ठीक है, बल ऊपर लग रहा है आप पे, लेकिन कोई विस्थापन नहीं हो रहा है, तो भी कार्य कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ क्या है, वर्क में विस्थापन नेसेसरी है, बिना विस्थापन के वर्क नहीं होगा। ओके, अगर थीटा का मान 0 डिग्री हो जाए, तो थीटा का मान अगर 0 डिग्री हो जाए, 0 डिग्री का मान क्या है, मतलब यहाँ डायरेक्ट जा रहा है, जिधर
ये जा रहा है, जिधर विस्थापन है उधर ही बल भी लग रहा है, दोनों एक दिशा में लग रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, वर्ग सर्वाधिक होगा, क्योंकि यहाँ का मान क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। ओके, अब देखिए इसके बाद जो कार्य करने की क्षमता है उसे क्या कहते हैं, ऊर्जा कहते हैं। कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। यह क्या होता है, कार्य करने की जो क्षमता है वह क्या, एक परिमाण है। क्या है, परिमाण है, सिर्फ और सिर्फ परिमाण है इसमें। तो जब सिर्फ परिमाण होगा तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर कोई समय नहीं चाहिए, सिर्फ परिमाण। आप जितना भी काम कर रहे हैं उस सब में ऊर्जा लग रही है ना, वो सब ऊर्जा है। तो इसलिए हम क्या कहेंगे, वह ऊर्जा है। कार्य करने की जितनी भी आपके अंदर क्षमता है, आप चाहे जितने टाइम में करते हैं, ठीक है, टाइम की तो कोई बंदिश ही नहीं है। तो आप जितने भी समय में कोई भी काम करें, जितना भी आपकी क्षमता है काम करने की, वह क्या हो गई, ऊर्जा हो गई, ठीक है। तो ऊर्जा यानी कार्य करने की क्षमता, तो इसका मात्रक भी क्या हो जाएगा, जूल होगा, ठीक है। इसका मात्रक क्या हो जाएगा, जूल हो जाएगा, ठीक है। इसको हम अगर आगे चलेंगे तो इसको बताएंगे आपको, किलोवाट आवर में भी इसको डिनोट कर सकते हैं हम, ठीक है। अब देखिए जो ऊर्जा होती है ना, अगर हम यांत्रिक ऊर्जा की बात करें तो यांत्रिक ऊर्जा मतलब जो मैकेनिकल एनर्जी है वो दो तरह की होती है, एक तो गतिज ऊर्जा, दूसरी स्थितिज ऊर्जा। ऊर्जा का अर्थात क्या है कि कोई भी वस्तु अगर उसमें गति हो रही है और गति के कारण उसमें ऊर्जा है, ठीक है, गति के कारण उसमें ऊर्जा है, तो वह काइनेटिक एनर्जी कहलाती है या गतिज ऊर्जा। जैसे कि बंदूक से गोली निकली, ठीक है, बंदूक से गोली निकली और वो आगे बढ़ी, तो उसने गति किया और गति के कारण क्या हुआ, उसके अंदर ऊर्जा है, और जब टकराई तो उसने यह ऊर्जा वहाँ पर दे दी, ठीक है। तो इसीलिए जो काइनेटिक एनर्जी है यानी गतिज ऊर्जा है, वह किसकी वजह से है, वस्तु की गति के कारण होती है, ठीक है। उसके बाद देखिए दूसरी होती है स्थितिज ऊर्जा यानी पोटेंशियल एनर्जी। यह क्या होती है, वस्तु की स्थिति के कारण होती है। जैसे मान लीजिए हमने कोई स्प्रिंग लटकाया है, यहाँ पे द्रव्यमान लटका दिया हमने, ठीक है, तो इसकी स्थिति के कारण क्या है, इसमें ऊर्जा है। अब हम इसको खींच दें अगर, ठीक है, और फिर छोड़ दें, तो ऊर्जा कहाँ आ गई, इसमें आ गई ना, जो वस्तु है द्रव्यमान है इसमें आई, ठीक है। तो यह हो गई वस्तु की स्थिति की वजह से जो ऊर्जा होती है वह क्या कहलाती है, स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। और स्थितिज ऊर्जा का एग्जांपल मान लीजिए जैसे कि कोई स्प्रिंग हो गया, ठीक है, स्प्रिंग में कोई आपने बाहर लटकाया कोई द्रव्यमान अगर आपने लटकाया है तो वह क्या हो गया, स्थितिज ऊर्जा हो गई, ठीक है। इसके बाद अगर उससे मतलब ऊर्जा की अगर हम बात करें स्थितिज ऊर्जा की, तो कितने प्रकार की स्थितियों में ऊर्जा हो सकती है। तो पहला है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी मतलब कि गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा, ठीक है। इसका मान क्या होता है, U इक्वल टू mgh। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी U इक्वल टू होता है mgh। मतलब मान लीजिए कोई वस्तु नीचे है, ठीक है, कोई वस्तु यहाँ जमीन पे रखी है, आपने उसको यहाँ से गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध आपने इसे ऊपर की तरफ उठाया, ठीक है, तो क्या हुआ, इसकी स्थिति की वजह से इसमें ऊर्जा आई। आपने इसको ऊपर आप ले गए, तो आपने क्या किया, इसको गुरुत्वाकर्षण के खिलाफ आप इसको ऊपर ले गए, तो इसमें इसकी स्थिति की वजह से इसमें क्या हुआ, ऊर्जा का आगमन हुआ, ठीक है, ठीक है। सर दूसरा होता है केमिकल एनर्जी। केमिकल एनर्जी क्या है कि जैसे कि किसी भी रसायन में, जैसे कि हम टार्च जला रहे हैं, ठीक है, तो टार्च में जो सेल है उसमें क्या है, वो केमिकल है ना, उसमें जो एनर्जी में चेंज हो जा रहा है, ठीक है, जो केमिकल एनर्जी में चेंज हो जा रहा है, ठीक है, ठीक है। ऐसे ही अगर हम बात करें यहाँ पर है इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी का मतलब होता है प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा, ठीक है, क्या है, प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा होती है। तो प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा से क्या होती है, हमने घड़ी में चाबी भरी, ठीक है, हमारी जो घड़ी होती है उस घड़ी में हमने क्या, चाबी भर दी, ठीक है, तो अब वो जितने हमने चाबी भरी उतने देर तक वो चलती रहती है। जैसे या फिर कोई खिलौना है, खिलौने में हमने चाबी भर दी और खिलौना चलता रहा, तब तक चलेगा जब तक कि वो पूरी तरह से वहाँ तक घूम के ना पहुँच जाए, ठीक है। तो यह क्या हो गया, प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा हो गई। और इसमें काम कौन कर रहा है, इसमें स्प्रिंग ही काम कर रहा है ना, एक स्प्रिंग होता है, जो स्प्रिंग आपने पूरा टाइट कर दिया, अब वो जैसे जैसे लूज होगा, फिर पूरा जब तक लूज नहीं हो जाएगा तब तक वो चलता रहेगा, ठीक है। इसके बाद अगला होता है मास एनर्जी।
मास एनर्जी के बारे में हमें आइंस्टीन ने बताया था। आइंस्टीन के पहले ये माना जाता था कि ऊर्जा और द्रव्यमान में कोई भी संबंध, जो द्रव्य है और जो ऊर्जा है उसमें कोई भी संबंध नहीं है। हमने आपको जब बताया था तो हमने आपको क्या कहता कि ब्रह्मांड में जो है, पूरा ब्रह्मांड बना है द्रव्य और ऊर्जा से, ठीक है। तो पहले वैज्ञानिक ऐसा कहते थे कि द्रव्य और ऊर्जा में कोई संबंध नहीं है, लेकिन इन्होंने बताया, आइंस्टीन ने, कि नहीं, द्रव्य और ऊर्जा में संबंध है। जो एनर्जी है वह किसके बराबर है, mc² के बराबर है, ठीक है। यानी 1 ग्राम, अगर 1 ग्राम द्रव्यमान जो है, 1 ग्राम द्रव्यमान की कोई वस्तु है, अगर वो द्रव्यमान नष्ट हो तो हमें कितनी ऊर्जा मिलेगी, 9 × 10⁻13 जूल की ऊर्जा मिलती है, ठीक है। 1 ग्राम वस्तु के नष्ट होने पर क्या होता है, मतलब नष्ट होना का मतलब होता है लुप्त हो जाना, ठीक है, लुप्त हो जाना या खत्म। तो ऊर्जा कभी नष्ट तो होती नहीं है। तो जब द्रव्यमान वह लुप्त होगा तो उसमें की जो एनर्जी है ना वह कन्वर्ट होगी, तो वह एनर्जी कितनी होगी, 9 × 10⁻13 जूल हो जाएगी, ठीक है। इसी तरह से इलेक्ट्रोस्टैटिक होता है, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक यानी स्थिर वैद्युत स्थितिक ऊर्जा। स्थिर वैद्युत आपको पढ़ना भी है ना, आपका सिलेबस में भी है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी जो है, जैसे कि वैद्युत आवेश, विद्युत का जो आवेश होता है वहाँ पर यह ऊर्जा होती है, ठीक। उसके बाद है न्यूक्लियर एनर्जी। जो भी न्यूक्लियर एनर्जी में क्या आ गया, जो भी यूरेनियम है, रेडियम है, ठीक है, तो इनकी वजह से हमें क्या होता है, ऊर्जा मिलती है ना, नाभिकीय विखंडन होता है इनमें, तो क्या होती है, ऊर्जा मिलती है। उसके बाद मैग्नेटिक है, मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी यानी चुंबकीय स्थितिज ऊर्जा। इसमें क्या होता है, गतिमान जो आवेश होता है या धारावाही जो चालक होते हैं उसकी वजह से क्या होता है, उसमें कार्य करने की क्षमता उत्पन्न होती है ना, उसकी वजह से, तो वहाँ पर इसे भी क्या कहते हैं, चुंबकीय स्थिति ऊर्जा हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ से बस इतना ही आ सकता है। ए आपसे पूछा जा सकता है, ए पूछा गया है, मतलब ठीक, ए पूछा गया है, यहाँ से यह पूछा गया है। इसके बाद पूछा गया है कि इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी जो है वह किस में पाई जाती है, ठीक है। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी जो है वह किस में पाया जा रहा है, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें, अगला आगे बढ़ते हैं, तो अब हम बात करेंगे सामर्थ्य या शक्ति की। कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं, लेकिन एक समय में अगर काम किया जाए, ठीक है, एक निश्चित समय में अगर कार्य किया जाए तो उसकी जो वह जो है उसे कहते हैं पावर, ठीक है। यानी कार्य करने की दर, एक निश्चित समय में किए गए कार्य की क्षमता को क्या कहेंगे, सामर्थ्य या शक्ति या पावर कहेंगे, ठीक है। यानी कि अगर जान लीजिए कि आपने काम किया, ठीक है, 2 लोग काम कर रहे हैं, 1 और 2 लोग काम कर रहे हैं। एक ने काम किया 100, ठीक है, 100 जूल काम किया, ठीक है, एक व्यक्ति ने। दूसरे ने भी 100 जूल काम किया, लेकिन जो पहले ने काम किया, पहले ने इसे 1 घंटे में किया, ठीक है, 1 आवर में 100 जूल काम किया। दूसरे ने इसको किया 3 आवर में, ठीक है। तो इसने क्या किया, 3 गुना काम किया ना। पहले वाले ने क्या किया, 100 जूल जो काम किया वो 1 घंटे में किया, तो इसने दूसरे की तुलना में क्या किया, 3 गुना काम किया ना। तो इसलिए क्या हो गया, इसकी जो सामर्थ्य है, काम करने की जो क्षमता है, जो सामर्थ्य, जो शक्ति है, वह क्या हो गई, यह दूसरे वाले से ज़्यादा हो गई, ठीक है। तो कार्य करने की जो दर है, आपने समय में कितने में किया। अभी क्या थे, ऊर्जा में समय की कोई आवश्यकता नहीं थी, लेकिन शक्ति में क्या है, ऊर्जा समय की आवश्यकता होती है। तो कार्य करने का जो दर होता है उसे क्या कहते हैं, हम कहते हैं शक्ति, ठीक है। इसे जूल पर सेकंड से डिनोट करते हैं, और 1 जूल पर 1 सेकंड, मतलब 1 सेकंड में अगर 1 जूल कार्य किया जाए, 1 सेकंड में यदि 1 जूल कार्य किया जाता है तो उसे क्या कहेंगे, 1 वाट कहेंगे, ठीक है, 1 वाट, ठीक है। तो सामर्थ्य या शक्ति का जो मात्रक है वो क्या है, वाट है, या फिर 1 जूल अगर 1 सेकंड में हो रहा है तो, ठीक है। अब वाट क्या है, 1 जूल काम 1 सेकंड में हो रहा है तो उसे कहेंगे 1 वाट। ये बहुत छोटी सी इकाई हो जाती है, ठीक है। तो इसीलिए हम यूज करते हैं किलो वाट का। किसका यूज करते हैं, किलो वाट का यूज करते हैं, क्योंकि ये बहुत छोटी इकाई होती है। और 1 किलोवाट में क्या हो जाएगा, जब भी हम बात करें 1 किलोवाट की तो क्या हो जाएगा, 1000 वाट, ठीक है। इसी तरह से 1 मेगावाट होता है, 1 मेगावाट, 1 मेगावाट बराबर क्या होता है, 10⁶ वाट, ठीक है। इसका मतलब होता है 10⁶ वाट, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें 1 किलोवाट की, ठीक है, 1 किलोवाट को अगर हम कहें तो हमने कहा क्या कहा, 1000 वाट कहा,
ठीक है। अच्छा 1000 वाट जो होता है ना, इसी को अगर हम चेंज करें तो 1000 जो जैसे कि मैकेनिकल एनर्जी जो है, यांत्रिक ऊर्जा जो इंजीनियर्स वगैरह यूज करते हैं, तो यहाँ पर भी वाट वगैरह नहीं यूज करते, या क्या यूज करते हैं, हार्स पावर। ठीक है, हार्स पावर यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि जो हार्स पावर है ना, एक हार्स पावर 746 वाट के बराबर होता है। किलो वाट से छोटा होता है। हार्स पावर क्या है, किलो वाट से छोटा है, लेकिन 746 वाट के बराबर होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम यूज करते हैं। अगर हम बात करें अब 1 वाट की, तो 1 वाट किसके बराबर हो जाएगा, यहाँ पर देखो, यहाँ पर 1 हार्स पावर किसके बराबर है, 746 वाट के बराबर है। यह क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे दिया है, एक क्वेश्चन में था। तो 1 वाट की अगर बात करें, यहाँ अगर हम वाट को कन्वर्ट करें तो वाट बराबर क्या हो जाएगा, 1 HP यानी 1 हार्स पावर बटा 746, यहाँ पर आ जाएगा ना, क्या आ जाएगा, वाट इज इक्वल टू 1 HP अपॉन क्या हो जाएगा, 746। ओके, ये हो जाएगा। अब 1 HP बराबर 746। अब यहाँ पर अगर वाट को हम चेंज करते हैं किलो वाट में, ठीक है, यहाँ पर किलो वाट की बात करेंगे तो 1 किलो वाट क्या हो जाएगा, 1 HP। ठीक है, 1 HP गुणे क्या हो जाएगा, एक कितने के बराबर होता है, 1 किलो वाट किसके बराबर, 10³ वाट के बराबर। ठीक है, तो 1 हार्स पावर गुणे 10³ बटा 746। ठीक है, तो अब 1 हार्स पावर, 1 को 1 रहने दो, 10³ हो गया यानी 1000 हो गया। ठीक है, तो 1000 हार्स पावर बटा 746, अगर इसको भाग दोगे तो क्या आ जाएगा, 1.34 हार्स पावर आ जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब है आपको याद ये करना है, 1 किलो वाट में कितना हार्स पावर होता है, 1.34 हार्स पावर। और ये क्वेश्चन मैंने अभी देखा था कि 3 से 4 बार पूछा गया है एग्जाम में। ठीक है, तो इसलिए मैंने आपको बता दिया। अब इतने ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर हम बात करें वन लाइनर के रूप में अगर जो आ रहे हैं क्वेश्चन ना, तो वे इतने पूछते जाते हैं, जो अंकित नहीं है ऐसे पूछा जाता है, वो इतने क्वेश्चन पूछते हैं। अब हम बात करेंगे न्यूमेरिकल्स की। ठीक है, यह सब आपको आ गया। ठीक, तो मन करे तो आप स्क्रीनशॉट ले लो इसकी। ठीक है, यहाँ पे मैं दिखा दे रही हूँ, आप चाहो तो इसकी स्क्रीनशॉट ले ले तो, बट मुझे लगता है स्क्रीनशॉट लेने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, आप करो एक काम, ज़रा पेन और पेपर लेके बैठो, तो पेन और पेपर लेके बैठ जाओ, हम क्वेश्चन करने वाले हैं अब। ओके, तो चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन की। सबसे पहला क्वेश्चन है, अच्छा ये एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलो नोट करो। एक पिंड पर 40 न्यूटन का बल लगता है। कोई पिंड है जिस पर बल कितना लग रहा है, 40 न्यूटन का, तो एक क्या हो गया, F। ठीक है, यदि बल की क्रिया रेखा तथा विस्थापन की दिशा में 45 अंश का कोण बने, कितने का कोण बन रहा है, 45 अंश, यानी ये क्या हो गया, cos थीटा। ठीक है, तो पिंड को 2 मीटर यानी S विस्थापित करने में किए गए कार्य का मान बताइए। कार्य को बताना है, तो W बराबर क्या होता है, FS cos थीटा। ठीक है, F का मान कितना है, 40 है, S का मान कितना दिया हुआ है, 2, और cos थीटा का मान क्या है, 45 डिग्री, और cos 45 का मान कितना होता है, cos 45 का मान क्या होता है, 1/√2। ठीक है, ये होता है ना, तो 40 × 2 × 1/√2 हो गया। ठीक है, तो अब बताओ इसका मान क्या हो जाएगा, जल्दी से बता दो इसका मान क्या हो जाएगा। देखो 40 × अब हम 2 को क्या लिख सकते हैं, इन द रूट 2 × 2, ऐसा हम कर सकते हैं ना इसको, तो /√2। ठीक है, ए वाला रूट, ये नीचे वाला ऐसा रह गया, और ऊपर वाले को हम 2 को क्या कर सकते हैं, √2 × √2। तो अब क्या हो गया, 40 × यहाँ से √2 से एक √2 कट गया ना, तो ×√2 यानी 40√2, और क्या है, वर्क है ना, तो इसको किस में करेंगे, जूल में। ठीक है, आंसर आ गया, समझ में आ गया आपको कैसे हो रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन, तो ऑप्शन आप मिलाओ कौन सा है, ऑप्शन ए सही होगा। ओके, अगला क्वेश्चन, एक ट्रॉली है कोई, एक केबल के द्वारा पहाड़ की चोटी की ओर 4 × 10³ न्यूटन का बल लगाकर, ये क्या है, बल है, हमें F दिया हुआ है। ठीक है, लगाकर 5 मीटर प्रति सेकंड के वेग से खींचा जा सकता है, मतलब खींचा जाता है, कितने वेग से खींचा जाता है, 5 मीटर पर सेकंड के वेग से खींचा जाता है, तो यहाँ पर हमें V दिया हुआ है। तो ट्राली को पहाड़ की चोटी पर पहुँचने में 5 मिनट लगते हैं, ये T दिया हुआ है। इसमें कितना कार्य करना होगा, तो W क्या होता है, FS। ठीक है,
कॉस थीटा। तो यहाँ पर एफ एस कॉस थीटा में ये देखो कि यहाँ पर कुछ दिया है क्या, कहीं कुछ नहीं दिया है कि थीटा का मान क्या है। तो डब्ल्यू इक्वल टू क्या हो गया, एफ एस हो गया। ओके, यानी इसका मतलब है कि जो एफ है वो, इसका जो बल लग रहा है वो ठीक विस्थापन की दिशा में लग रहा है। ठीक है, विस्थापन और बल एक ही दिशा में है। ओके, तो अब देखो एफ एस हो गया, लेकिन हमें क्या पता है, एस, यहाँ पर हमें वी पता है। ठीक है, एस तो पता नहीं है, हमें वेग पता है, समय पता है और बल पता है। ठीक है, यहाँ से बल पता है। तो ये क्या हो गया, अब हमें क्या पता करना है, हमें विस्थापन पता करना है। ठीक है, तो वेग बराबर क्या होता है, वेग बराबर विस्थापन, ठीक है, वेग बराबर क्या होता है, वेग बराबर विस्थापन बटा समय। ठीक है, विस्थापन बटा समय, यही होता है ना वेग का मतलब। तो अब विस्थापन मतलब एस बराबर क्या हो जाएगा, वेग इंटू टाइम। ठीक है, यही होगा ना। देखो यहाँ से वेग बराबर क्या होता है, विस्थापन बटा समय, चाल बराबर दूरी बटा समय, यही है ना, चाल बराबर दूरी बटा समय, तो वेग बराबर विस्थापन बटा समय। अब हमें चेंज करना, हमें पता करना है क्या, हमें पता करना है विस्थापन दिया हुआ है नहीं, हाँ विस्थापन नहीं दिया हुआ, विस्थापन पता करना है। तो विस्थापन बराबर क्या हो गया, v इंटू टी हो गया। अब वेग क्या दिया हुआ है हमारा, 5 मीटर पर सेकेंड, 5 दिया हुआ है, और यह क्या दिया हुआ है, 5 मिनट दिया हुआ है। टाइम क्या दिया, 5 मिनट। तो इसको क्या करेंगे हम, सेकंड में चेंज करेंगे। तो 5 और 1 मिनट में कितने सेकंड, 60। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एस, क्या हो गया 5 इंटू 5 इंटू 60, तो 25 और 25 छक्के 150। ठीक है, तो ये 1500 क्या हो गया मीटर, ये दूरी हो गई। ओके, यहाँ हमें इस विस्थापन बताया। तो अब क्या होगा, डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ क्या था, 4 इंटू 10⁻³ इंटू एस क्या था हमारा 1500। ठीक है, तो अब ये क्या हो जाएगा, जल्दी बताओ। यहाँ पर देखते हैं 4 इंटू 10⁻³ इंटू 15 इंटू 10⁻², डब्ल्यू इज इक्वल टू 15 चौके 60 गुणे 10⁻3 2 5 हो जाएंगे। या फिर हम कर सकते हैं डब्ल्यू इज इक्वल टू 6 इंटू 10⁻6 आ गया, और ये क्या हो गया, जूल में हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन में कहाँ पर है यार, यहाँ ऑप्शन 1 है। ठीक है, 6 इंटू 10⁻6 जूल। आ गया समझ में आंसर। ओके, आगे बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर। तो आप एक काम करना, यहाँ पर कुछ चेंज करके ऐसे और भी 10 क्वेश्चन जरूर कर लेना। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 5.3 ग्राम द्रव्यमान को ऊर्जा में बदलने पर कितनी ऊर्जा प्राप्त होगी। यहाँ पर ये क्या है, द्रव्यमान दिया हुआ है और हमें किस में बदलना है, ऊर्जा में बदलना है। तो ऊर्जा में बदलने पे क्या हमें चेंज करना पड़ेगा, कैसे होगा ये, हमने क्या पढ़ा था अभी, E इज इक्वल टू mc², यही पढ़ा था ना, E इज इक्वल टू एनर्जी। ठीक है, यानी ऊर्जा किसके बराबर होती है, द्रव्यमान गुणे, यह c है, c मतलब प्रकाश का वेग। और प्रकाश का वेग क्या होता है, ये तो आपको पता है, मैंने पहले बताया था, और हमने नहीं बताया होता तो भी आपको हमेशा से ये याद था। ठीक है, तो E इज इक्वल टू क्या हो गया, द्रव्यमान कितना है 5 इंटू 3, अब एक ग्राम में है। ठीक है, द्रव्यमान किस में है, ग्राम में है। तो सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे, चेंज करेंगे, किस में चेंज करेंगे, बताओ जल्दी, किस में चेंज करेंगे इसको हम, किलोग्राम में। ठीक है, इंटू 10⁻³ हो जाएगा। जैसे ही हम ग्राम को किलोग्राम में चेंज करें तो 10⁻³ इंटू, अच्छा प्रकाश का वेग क्या होता है 3 इंटू 10⁸ हो गया। ठीक है, तो अब E इज इक्वल टू क्या हो गया, ये 5.3 इंटू 3। ठीक है, इसको एक पास करो, इंटू 10⁻, ये 8 में से 3 चला जाएगा तो कितना बचेगा 5, कितना बचेगा 5। ठीक है, अब मल्टीप्लिकेशन कर लो, E इज इक्वल टू क्या होता है, देखो यहाँ पर क्या है mc²। ठीक है, तो 5.3 इंटू 10⁻³ इंटू 3 इंटू 10⁻²। ठीक है, स्क्वायर हो गया। अब यहाँ पर हमने क्या किया 5 इंटू 3 इंटू यहाँ पे 3 का क्या हो गया 9। ठीक है, ये क्या हो गया 9 हो गया, और 10 टू पावर ये क्या हो गया 8 to 16।
ठीक है, क्या हो गया 16 हो गया। और ये 10⁻³ यहाँ पर रहेगा, मैंने इसको लिखा ही नहीं, 10⁻³ ठीक है। तो अब आप देखो 5.3 इंटू 9 इंटू यहाँ पर 16 में से 3 जाए कितना हो जाएगा, 16 में से 3 जाए 13 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर E इक्वल टू क्या हो जाएगा, 9 3 27 7 2 9 5 45 46 47, ठीक है, 47.7 इंटू 10⁻13, या फिर इसी को कहेंगे, इसको और कन्वर्ट करेंगे ना हम, 4.77 इंटू 10⁻, एक और इधर आया तो क्या हो गया 10⁻14, और ये क्या है, ऊर्जा है। तो ऊर्जा का मात्रक क्या होता है, जूल। क्यों, क्योंकि ऊर्जा क्या बताती है, कार्य करने की जो क्षमता है, ठीक है। तो कार्य का जो मात्रक होगा वही क्या होगा, इसका भी मात्रक हो जाएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है किसी 4 किलोग्राम के पिंड की गतिज ऊर्जा, यहाँ पर गतिज ऊर्जा दी हुई है 200 जूल है, ठीक है। और गतिज ऊर्जा का क्या मतलब होता है, K इक्वल टू ½ mv², ठीक है, यही होता है ना, K इक्वल टू ½ mv² होता है। ओके, तो यहाँ पर देखिए पिंड की गतिज ऊर्जा 200 जूल है, ठीक है। तो आपको क्या पता करना है, उसके संवेग की गणना करें। और संवेग हमने क्या किया था, P इक्वल टू mv, यही तो होता है संवेग। तो अब हमें क्या करना, यहाँ पर 4 kg दिया हुआ है, ठीक है, 4 kg, यानी m इक्वल टू 4 kg गतिज ऊर्जा क्या है K, ये कितना है 200 जूल है, ठीक है। और हमें क्या कहते हैं, उसका संवेग ज्ञात करना है, ठीक है। तो संवेग के लिए हमें क्या चाहिए, वेग चाहिए, संवेग के लिए हमें क्या चाहिए, वेग चाहिए। तो यहाँ से हम वेग निकाल सकते हैं ना, यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी, यहाँ से हम वेग निकाल सकते हैं। तो चलो निकालते हैं। K बराबर 200 जूल है, तो 200 बराबर 1/2, m कितना है 4 गुणे v² हो गया, ठीक है। तो ये 1/2 है, 4 है, तो 2 हो गया। तो अब देखो यहाँ पर क्या हो गया, 200/2 हो जाएगा ना, यानी ये क्या हो गया 100 हो गया। 100 इक्वल टू v², तो v इक्वल टू 10 हो जाएगा, लो यहाँ हो गया, ठीक है। 100 इक्वल टू v² है, तो v इक्वल टू 10 हो गया। तो यहाँ से हमें v का मान ज्ञात हो गया। अब संवेग क्या हो गया, p इक्वल टू m 4 इंटू 10, तो ये क्या हो गया 40, ठीक है, क्या हो गया 40। और संवेग का जो मात्रक होता है क्या हो गया, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। आ गया, जल्दी बताओ, आ गया आंसर, समझ में आ गया ना कैसे हो रहा है। तो बस ऐसे क्वेश्चन बहुत इजी होते हैं, लेकिन आपको कुछ चीज़ें समझनी होती है। जैसे कि हमें ये तो पता है कि इसको निकालना है, ठीक है, लेकिन हमें ये नहीं पता है कि हम v को निकालेंगे कैसे, ठीक है। तो अब यहाँ पर दिक्कत होगी, लेकिन हम अगर गतिज ऊर्जा का अगर इक्वेशन लिख लें तो हम आसानी से इसको निकाल सकते हैं ना। तो बस हमें यही करना है कि जहाँ भी ऐसी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो तो वहाँ पर हमें उसका इक्वेशन लिख लेना है, नोट कर लेना है, ठीक है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 10 किलोग्राम के किसी पिंड का संवेग m इक्वल टू 10 kg, ठीक है। संवेग यानी p इक्वल टू 100 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड है, ठीक है। तो गतिज ऊर्जा बताइए, K इक्वल टू व्हाट, और K क्या होता है ½ mv², ठीक है, ½ mv² होता है ना। तो अब हमें क्या क्या चाहिए, यहाँ पे हमें क्या चाहिए, v चाहिए, m पता है, v चाहिए। तो p बराबर क्या होता है, mv होता है, ठीक है। तो m हमें पता है, p हमें पता है, v हमें पता करना है, ठीक है। तो v इक्वल टू क्या हो गया, p/m हो जाएगा ना, यहाँ से a ऐसे नीचे आ जाएगा ऐसे, तो ये m हो जाएगा और ये v हो जाएगा, ओके। तो v इक्वल टू क्या हो गया, p/m हो गया। तो v इक्वल टू क्या हो गया, p का मतलब क्या है 100/10 हो गया, तो बराबर 10 हो गया, ठीक है। वेग क्या हो गया 10 मीटर पर सेकेंड हो गया, ओके। तो इसका मान हम इसमें रख देंगे, ठीक है। कैसे रखेंगे, k इक्वल टू 1/2, m का मान है इंटू 10 इंटू v का मान 10 है, तो स्क्वायर है तो 100 हो जाएगा, ओके। अब क्या होगा, k आप लोग को दिख नहीं रहा होगा ना, यहाँ आप देखो, हाँ। अब क्या हो गया, k इक्वल टू ½ a था, तो ये 5 हो गया, ठीक है। तो ये क्या हो गया 500, 5 और 100 है, तो क्या हो गया 500। और 500 क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी किस में होती है, एनर्जी है तो क्या होगा जूल होगा, ओके। आगे आंसर,
कैसा लग रहा है ये वीडियो आपको? मज़ा आ रहा है क्वेश्चन करने में? अच्छा, अगर इतना अच्छे से समझ चुके हो तो आप ये वाला क्वेश्चन तो कर ही लोगे, हो जाएगा। यहाँ पर देखो, 1500 किलोग्राम द्रव्यमान की एक कार 50 किलोमीटर पर घंटे की चाल से जा रही है, ठीक है। ब्रेक लगाने पर वह 25 मीटर चलकर रुक जाती है। कार पर ब्रेक का आरोपित बल ज्ञात कीजिए। यहाँ पर आपको क्या करना है? बल ज्ञात करना है। और हमें पता क्या है, एम क्या है? 1500 किलोग्राम है, ठीक है। और ये क्या है? चाल है। चाल क्या होती है? चाल बराबर, चाल है क्या है? 50 किलोमीटर पर आवर। इसको सबसे पहले तो हम कन्वर्ट करेंगे, तो 50 ये है 50 गुणे 10⁻3, ठीक है। अपन क्या हो जाएगा? 1 घंटे में 60 गुणे 60 सेकंड, ठीक है। तो अभी क्या हुआ है? चेंज हुआ, तो यहाँ से इन दोनों जीरो को काटो तो आराम से ये कट जाएगा। अभी बचा 10, ठीक है। तो ये क्या हुआ? 6 से काट दो, 2 3 6 और 25 दूनी 50, ठीक है। तो अब ये हो गया 25, 250, ठीक है। 25 गुणे 10 तो 250 बटा 6। अरे यार एक बार और कट सकता था ना यहाँ पे, चलो कोई बात नहीं। चलो बात 18 हो गया, ठीक है। तो अभी एक बार और कटेगा, 2 9 18 और 2 1 कम 2 2 2 4 2 5 10, ठीक है। तो 125 बटा 9 ये क्या हो गया? मीटर पर सेकेंड। अगला क्वेश्चन है, एक पिंड का वेग उसके प्रारंभिक वेग से 3 गुना करने पर उसकी गतिज ऊर्जा हो जाएगी। ऑप्शन है इसका, जो आंसर है ऑप्शन में वो क्या है? 3 गुनी हो जाएगी, 2 गुनी हो जाएगी, अपरिवर्तित रहेगी, या 9 गुनी हो जाएगी, ठीक है। तो इसका हमें नहीं पता है, मान लो हमें कुछ नहीं पता है, तो हमें क्या पता है? यहाँ पर जो दिया है वहीं से शुरुआत करते हैं। गतिज ऊर्जा, तो गतिज ऊर्जा क्या होती है? K = ½ mv², है, ठीक है, यही है ना। तो इसी इक्वेशन से हम इसको सॉल्व करेंगे, ओके। तो चलिए हम पता करते हैं सबसे पहले K1, ठीक है। जो पहली काइनेटिक एनर्जी है वह, यानी पहली गतिज ऊर्जा है जो है पहले पिंड का, ठीक है, वो क्या होगी? 1/2 mv1², ठीक है। दूसरी वाली क्या होगी? दूसरी जो काइनेटिक एनर्जी होगी K2, वह क्या हो जाएगी? 1/2 m कहीं भी इसमें बदलाव नहीं हो रहा है, द्रव्यमान में कोई चेंजिंग नहीं हो रही, तो द्रव्यमान वही रहेगा, ठीक है। और v2² हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर देखो क्या कर रहा है कि v1 क्या है? अगर मान लो v1 है v, तो v2 क्या हो जाएगा? इसकी 3 गुनी, ठीक है, पहले वाले वेग का 3 गुना। तो ये क्या हो गया? 3v हो गया, ठीक है। यानी ये हम कह सकते हैं v2 = 3v1, ओके। तो हम K2 का मान रखें, तो K2 = ½ m3v1², ओके। यानी K2 = क्या हो जाएगा? ½ m और 3 का स्क्वायर 9, ठीक है, और v1², ओके। तो अब देखो यहाँ पे मान लीजिए पहला समीकरण है और ये दूसरा समीकरण है, ठीक है, 2 समीकरण लिए। तो 1/2 से 1/2 कैंसिल हो जाएगा ना, m सेम है तो m कैंसिल हो जाएगा ना। अब v1² से v1² कैंसिल होगा, तो हम क्या कर सकते हैं? K1/K2 ऐसे किया, K1/K2 = क्या हो जाएगा? यहाँ पर 1 हो गया, सब कैंसिल हो गया, तो 1/9, ठीक है। यानी अब हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें तो 9K1 = K2, ठीक है। यानी K2 क्या हो जाएगा? K1 का 9 गुना, ठीक है, K1 का 9 गुना हो जाएगा, ठीक है, समझ में आया? तो K2 = K1 का 9 गुना आंसर आ गया, ओके। तो अब देखो हो क्या रहा है कि K क्या है? काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? ½ mv² होती है, ठीक है, होती है ना। तो अगर हम बात करें तो K का जो मान है ना, सबसे ज़्यादा किस पर निर्भर करता है? वेग पर, ठीक है। क्यों? क्योंकि वेग का स्क्वायर है। यही वजह है कि जब गोली चलती है तो गोली का द्रव्यमान काफ़ी कम होता है, यम कम होता है, लेकिन वेग इसका ज़्यादा होता है। इसीलिए जो इसकी गतिज ऊर्जा होती है वह भी बहुत ज़्यादा होती है और हमें वो चोट पहुंचा देती है, बहुत तेज वाली। क्यों? क्योंकि उसका m भले ही कम है, लेकिन जो इसका वेग होता है, ज़्यादातर जो काइनेटिक एनर्जी है यानी गतिज ऊर्जा ज़्यादातर किस पर निर्भर करती है? उसके वेग पर निर्भर करती है। आ गया समझ में? तो इसीलिए यह जब ज़्यादा होगा तो यह भी ज़्यादा होगा। तो यह स्क्वायर है, मतलब 3 गुना अगर हो रहा है तो क्या होगा? ये 9 गुना हो जाएगा। समझ में आ गया आंसर क्या हो गया? तो चलिए ऑप्शन देख लेते हैं, आंसर क्या हो गया?
3 गुनी, 2 गुनी, अपरिवर्तित 9 गुनी, तो ऑप्शन 4 सही हो जाएगा। ओके, तो आपको अब तक के इतने क्वेश्चन समझ में आ गए। तो अब इसको जरा 5 गुना करिए, इस वाले क्वेश्चन को, इसको 5 गुना करिए वेग को। अगर वेग 5 गुना हो तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी। पहला क्वेश्चन यही क्वेश्चन है। अब लिखना है कि वेग 5 गुना हो तो काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी। ठीक है, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, काइनेटिक एनर्जी 3 गुना हो जाए तो वेग v2 यानी वेग कितना होगा। ओके, एक क्वेश्चन दोनों आप करिए। ठीक है, अगर ये दोनों क्वेश्चन आपने कर लिया ना, और जल्दी से करिएगा। देखिए क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है, इसकी जरा स्क्रीनशॉट ले लीजिए यहाँ पर। ठीक है, और इसके स्थान पे यहाँ जो 3 गुना रखा हुआ है वहाँ पे आपको क्या लिखना है, 5 गुना लिखना है। और उसके बाद दूसरा क्वेश्चन ये करना है कि एक पिंड का वेग उसके प्रारंभिक वेग का कितना होगा यदि उसकी गतिज ऊर्जा 3 गुनी हो जाए। ये दूसरा क्वेश्चन था। ठीक है, तो इसका और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और इसके बाद हम मिलते हैं अगली वीडियो में। इससे अभी काफ़ी क्वेश्चन करने हैं, ये तो सबसे इजी वाले क्वेश्चन मैंने आज कराए हैं। इससे और भी काफ़ी क्वेश्चन हमें करने हैं। तो अगले वीडियो में हम और क्वेश्चन के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। ओके, और अगर क्वेश्चन में कुछ भी नहीं समझ में आया हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में। ओके, मैं कोशिश करूँगी आपके आंसर का वहीं पर रिप्लाई कर दूँ। और अगर नहीं कर पाई वहाँ पर तो फिर मैं अगली वीडियो में आपके क्वेश्चन को ले लूँगी और यहाँ पर रिप्लाई कर दूँगी। तो जहाँ भी आपको ना समझ में आए वहाँ आप पूछ सकते हैं। पढ़ाई में कम्युनिकेशन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टारगेट कंप्लीट करना, टारगेट सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ओके।